हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। मेरा नाम सुमन सहारण है। हम आज से क्या है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की जो भी हमारा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट ये एक पार्ट है। तो जो राजस्थान बोर्ड की जो किताब है 10वीं क्लास, देखो वैसे तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ लो, बहुत सारे सोर्सेज है। मैं ये नहीं कहूँगी कौन सा सोर्स सही है गलत है कुछ भी है, पर मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए राजस्थान बोर्ड की किताब है जो 10वीं क्लास की है, राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, वो जो सोर्स है आपका सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। उसमें आपको ना तो ये कि एक्स्ट्रा बहुत सारा पढ़ना है, जो गाइड्स है उसमें क्या है इतना दे रखा होता है कि हमें खुद को समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ पढ़े और कौन सी छोड़े, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो किताब है जो मैं आपको आज से अपना सेशन चल रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये आरपीएससी की जो भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राजस्थान का इतिहास, अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इसका परिचय होना, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मिनिमम मान के चलो कि 20 या 25 सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये सोर्स है जो राजस्थान की बोर्ड आरबीएससी की बुक है क्लास 10 की, उसमें चैप्टर वाइज हम सब पढ़ेंगे। उसमें हर पेज में ऐसा कौन सा, पहले सारे पेज को पढ़ेंगे, कौन से उस पेज में ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम सवाल बनाएंगे साथ साथ में। इससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और चीज़ें आसानी से आप लंबे टाइम तक याद भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है पहला सवाल, पहला जो है ये देख रहे हो आप, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। प्रथम चैप्टर है राजस्थान का इतिहास का, बहुत ही ब्रीफली दिया हुआ है, पर आरपीएससी इससे बाहर कोई सवाल, मैंने जैसे पीछे जितने भी पेपर्स हुए उनका अच्छे से अध्ययन किया है, तो इस रिसर्च में मुझे यही समझ में आया कि राजस्थान बोर्ड से बाहर कुछ चीज़ जा ही नहीं रही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो आरएस में और जो मेंस हो, कुछ भी हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान नाम से, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा 1949 से पहले राजस्थान जो विभिन्न इकाइयों में बंटा हुआ था, देसी राज्य थे, मारवाड़ अलग से रियासत थी, मेवाड़ अलग से रियासत थी और ब्रिटिश रूल था, तो सबके साथ क्या अलग अलग उनकी संधियां की हुई थी। तो राजस्थान एक संपूर्ण इकाई के रूप में राजस्थान शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था 1949 से पूर्व। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो ये सवाल बनेगा आपका ये कि राजपूताना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सवाल पहला यही होगा कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सबसे पहले किसने किया, तो आपको दे देंगे 4 ऑप्शन। ए होगा आपका जॉर्ज थॉमस, बी होगा बी होगा कर्नल टोड, सी कर दिया आपका दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। कोई भी ऑप्शन दे देंगे, आपको इनसे कोई मतलब नहीं, आपको मतलब किससे से, जॉर्ज थॉमस से। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया था, ये भी सवाल आ सकता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने कब किया था। तो 1800 ईस्वी, 1829, 1949, 1952, कुछ भी लगा दो, पर आपको याद क्या रखना है, 1800 ईस्वी। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। अब सवाल क्या आ गया दोस्तों, इसमें आपके 3 सवाल बन रहे हैं। सर्वप्रथम ये कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक निम्न में से कौन है। इसमें आपको जॉर्ज थॉमस दे देंगे,
कर्नल जेम्स टोड दे देंगे और कोई और नाम दे देंगे। तो आपको याद क्या रखना है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। अब दूसरा सवाल, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में नामक पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, वो कब था? कब? तो 1829 ईस्वी में। या ये भी 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। ये याद रखना 3 चीज़, 1829, पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और लेखक उनके कर्नल जेम्स टोड, और इस पुस्तक में इस राजपूताना जो अपना प्रदेश है इनका नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलते आगे। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। दोस्तों, ये तो थी कर्नल टोड साहब ने, उन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में 1829 में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया था, पर उन्होंने तो इंडिविजुअल किया था। अब जब तक अपना राजपूताना ही कहलाता था। अब 30 मार्च 1949, जब तक मैंने बताया अलग अलग रियासतें थी जिसमें राजपूतों का शासन था, मारवाड़ रियासत हो गई, मेवाड़ रियासत हो गई, इस तरह से। पर 30 मार्च 1949 को, ये डेट याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च 1949 को, क्योंकि जैसे ही राजस्थान है उनकी विभिन्न रियासतों का एकीकरण सबको पता है कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। 18 मार्च 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 में 7वें चरण के साथ राजस्थान है इनकी सभी रियासतों का एकीकरण हो गया था। अब इसमें से जो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बना था, जिसमें बीकानेर, जयपुर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें हैं, उनका राजस्थान में एक रियासतों का एक तरह से एकीकरण किया गया था। उस दिन बड़ी रियासतों का तो 30 मार्च 1949 को क्या किया, उसी दिन सर्वसम्मति से इस पूरा जो एकीकरण किया, इस राजपूताना रियासत है इनका नाम राजस्थान कर दिया। और इसी की खुशी में क्या है, 30 मार्च को हम क्या करते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, सबको पता है ना। जब से राजस्थान अब हमारा एक राज्य हो गया है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान एक राज्य है। यहाँ तक क्लियर? चलते हैं आगे। अब इसमें देखो कुछ नाम दे रखे हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते थे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, इन सब के नाम कौन कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत कवर होता था वो आपको पता होना चाहिए। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। अब मरु कौन कहलाता था? जोधपुर। फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। अब आपको पता होना चाहिए मारवाड़ किसको कहा गया या मरु, तो वो है आपका जोधपुर। ओके दोस्तों, जांगल शब्द का प्रयोग, ध्यान दो, जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ शमी, केर या पीलू, ये वृक्ष है, शमी वृक्ष हो गया, केर वृक्ष हो गया या पीलू आदि होते हो। ठीक है। बीकानेर और नागौर आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। अब जांगल कौन सा क्षेत्र हुआ? जांगल हुआ। आपका सवाल क्या आएगा, निम्न में से जांगल प्रदेश में या जांगल प्रदेश में कौन शामिल था, या निम्न क्षेत्र जांगल देश में शामिल थे? तो ए दे देंगे बीकानेर, नागौर, बी आपको दे देंगे जोधपुर, और सी दे देंगे
कुछ भी, जयपुर, अलवर, भरतपुर, और डी दे देंगे आपको ये धौलपुर और करौली का क्षेत्र। तो आपको क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। भी मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ किसको बोलते थे? प्राचीन ऋग्वेद साहित्य में ये उल्लेख हुआ है। तो निम्न प्राचीन साहित्य ऋग्वेद में निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र किसको कहा जाता था? तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, भरतपुर। तो आप टिक करना है आपको जोधपुर को। वैसे ही जांगल देश निम्न में से किसको कहा जाता था? तो पता होना चाहिए, बीकानेर और नागौर का क्षेत्र था वो जांगल देश कहलाता था। ओके, आगे चलते हैं। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। अब ये सवाल आएगा कि मत्स्य क्षेत्र जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था? तो आपको याद होना चाहिए जयपुर, अलवर, भरतपुर। इसकी अब ये सवाल भी आ सकता है कि मत्स्य क्षेत्र जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है उसकी राजधानी थी, निम्न में से कौन इसकी राजधानी थी? तो विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। ये हो गया आपका मत्स्य क्षेत्र। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में शामिल थे। अब ये आ गया निम्न में सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल था? तो आपको पता होना चाहिए भरतपुर, भरतपुर का मथुरा के आसपास का क्षेत्र, धौलपुर और करौली, ये क्षेत्र आपका सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत है। देखो ये आ गया मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है, वो उसमें जयपुर, ये जयपुर का क्षेत्र सारा, अलवर का सारा और भरतपुर का क्षेत्र। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली। जांगल देश, बीकानेर, नागौर। मारवाड़ का क्षेत्र जो था वो जोधपुर कहलाता था। क्लियर? देखो ये दे रखा, जांगल देश कौन सा हो गया? इसमें बीकानेर और नागौर का क्षेत्र था। एकदम याद कर लो इसको, ये सवाल बहुत हर एग्जाम में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब में। जांगल हो गया। मार्ड क्षेत्र कौन सा था? जैसलमेर। वो तो वेरी इंपॉर्टेंट थे, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख था उनके। तो बाकी और भी तो क्षेत्र बच गए ना। हो गया। मरु या मारवाड़ कुछ भी बोल दो, ये आपका कौन सा हो गया? जोधपुर। ठीक है। अब बागड़ प्रदेश, ये बाद में आएंगे इस पे। मारवाड़ गया। ढूंढाड़, अभी जयपुर को बोलते थे क्योंकि ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है जयपुर और आसपास के क्षेत्र में, तो उसको ढूंढाड़ बोलते हैं। मेवात, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र। ठीक है। ओके दोस्तों। आड़ोती आपका क्या हो गया? आड़ोती का क्षेत्र कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, बारां और जो झालावाड़, ये क्या हो गया आपका? झालावाड़। हाँ सही लिखा। हाड़ौती हो गया। मेवाड़ उदयपुर का क्षेत्र था वो, उसके आसपास का क्षेत्र। बागड़ क्योंकि बागड़ी बोली बोली जाती थी, तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र था ना, जहाँ आज भी बागड़ी बोली बोली जाती है, वहाँ ये कहलाता था। ओके। ये देखो ये आपके पूरे दे रखे। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्न है। माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी कांठे में स्थित है। कि कांठा किसको बोलते हैं? किनारे को बोलता है। 56 गांव का, अब ये हो गया आपका कांठल प्रदेश। सवाल बनाती हूँ मैं आपको, निम्न में कौन सा प्रदेश कांठल कहलाता? ये आपका हो गया प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग जो माही नदी के कांठे में स्थित है, आसपास का क्षेत्र। दूसरा हो गया आपका प्रतापगढ़ और
बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, सी आपका ये ले लो हाड़ौती का क्षेत्र, या कोटा बूंदी आसपास का क्षेत्र, या हाड़ौती का क्षेत्र, या बांगड़ क्षेत्र। तो देखो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कांठल प्रदेश प्रतापगढ़ और आसपास के क्षेत्र में जो माही नदी के कांठे में स्थित है, यानी किनारे पर स्थित जो क्षेत्र है वो कौन क्या कहलाता है आपका, कांठल। ओके, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य जो क्षेत्र है, जो देखो भूभाग है, वो 56 का मैदान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, 56 का मैदान, क्योंकि 56 नदी नालों का समूह है वो। ये है आपका प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र। ओके दोस्तों, ये चलो आगे चलते हैं। बेसरोटगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। बन गया आपका सवाल, निम्न में से ऊपरमाल क्षेत्र कौन सा कहलाता है, या निम्न में ऊपरमाल प्रदेश कौन सा है। तो बेसरोटगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी है, इसलिए ऊपरमाल कहलाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। तो सवाल आपके दो बन गए, गिरवा प्रदेश कौन सा है, और दूसरा सवाल आपका कि ऊपरमाल का क्षेत्र कौन सा है, निम्न में से ऊपरमाल का क्षेत्र कौन सा है। जब आप सवाल बनाना सीख जाओगे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर चैप्टर क्लियरिटी आ जाती है। ऊपरमाल का क्षेत्र निम्न में कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि बेसरोटगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र है वो ऊपरमाल, और उदयपुर के आसपास पहाड़ियों की दिक्कता के कारण वो क्षेत्र क्या कहलाता है, गिरवा प्रदेश कहलाता है। ठीक है, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। ये सवाल आ गया कि निम्न में से जैसलमेर का प्राचीन नाम कौन सा है, तो मांड, ऊपरमाल, गिरवा, बांगड़, कुछ भी बता देंगे। तो आपको पता होना चाहिए मांड है जैसलमेर का प्राचीन नाम। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता है। ये हम पढ़ आए, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली की प्रधानता है, इस वजह से इस क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र कहते हैं। कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध है। ये भी पढ़ लिया कि हाड़ौती में निम्न में कौन से जिले शामिल है, कोटा बूंदी। पहले कोटा बूंदी था, अब कोटा बूंदी 12 झालावाड़ हो गया। सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र शेखावटी नाम से जाना जाता है। तो शेखावटी का प्रदेश कौन सा हो गया, सीकर झुंझुनू चूरू का क्षेत्र हो गया। शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये आपका हो गया शेखावटी। कोटा बूंदी का क्षेत्र आपका हो गया हाड़ौती। मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का। मारवाड़ था जोधपुर का। जांगल का प्रदेश हो गया आपका बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र। और ये बागड़ क्षेत्र हो गया आपका, इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला आ गया, देखो दोस्तों, इतिहास का काल विभाजन। इसमें हम देखेंगे कि इतिहास का काल विभाजन बोर्ड में कैसे किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, इसका क्या मतलब है, वो सब चीज़ें देखेंगे। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया है। एक होता है आपका प्राकयुग, है ना, दूसरा होता है आपका आद्य युग, तीसरा आद्य युग हो गया, ये देखो आद्य युग, और तीसरा होता है आपका ऐतिहासिक युग। प्राकयुग किसको बोलते हैं, उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग, ये आद्य युग है, उस संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, पर हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि हमको समझ में ना आती हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला प्राक युग, भारतीय इतिहास है, ये राजस्थान का नहीं है। ओके, प्राक युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, ये हिस्ट्री वाले चैप्टर में जो भारतीय इतिहास है उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे। आदि युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है।
इनका वैसे कोई मतलब नहीं है, पर ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। भाई प्राक युग का क्या मतलब होता है, जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, वो हो गया आपका प्राक युग। और आदि युग, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है हमारे पास, पर या तो लिपि अस्पष्ट है या हो सकता है हम अब ढंग से पढ़ नहीं पा रही हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक युग, जिसके बारे में लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध है, हम उनका अच्छे से पढ़ भी पा रही हैं, हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम ये प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान, इसका अध्ययन करेंगे। ये कौन सा, पहले वाला, जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से पूरी तरह से अपरिचित था, वो है आपका प्राक युग। इस प्राक युग में राजस्थान क्या है, उसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे अब। ये आ सकता है आपका मेंस में सवाल, मैं बता रही हूँ आपको। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान, 1 मिनट, ठीक है। देखो, प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान क्या था, क्या उसकी स्थिति थी, ये सवाल आ सकता है सीधा सीधा। क्यों, बोर्ड में दिया हुआ है, बोर्ड में जो दिया हुआ है ना, वो मैं पक्का मानती हूँ कि कभी भी मेंस में वो सवाल बन सकता है। तो ये सवाल आ जाए कि प्राक युग या प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान की स्थिति है, उसका वर्णन कीजिए या विवरण दीजिए उसके बारे में। तो आपको पता होगा, बोर्ड में दिया हुआ तो आप लिख देंगे उसको। प्राक ऐतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल प्रचुरता से उपलब्ध था। यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वन या मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में तो मनुष्य ये जीता था, कंदमूल खाता था या फिर पशु पक्षियों को मांस खाता था, उसी वही उपलब्ध होते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी, ठीक है। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, सबको पता है 61% आज भी अपना मरुस्थल है, किंतु विद्वानों का कथन है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। ये तो सबको पता है। वे प्राचीन काल में यही मानते थे कि समुद्र था, सरस्वती जैसी नदियाँ थी वो यहाँ अच्छे से पानी से बहती थी, इन्हीं नदी घाटियों के किनारे अपनी राजस्थान में सभ्यता थी वो विकसित हुई थी। पर कालांतर में क्या हुआ, यहाँ मरुस्थल बन गया। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी, क्यों, जहाँ पानी होगा वहाँ मानव जीवन आराम से होगा। तो इसलिए ये मानते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल में राजस्थान की स्थिति मानव जीवन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। ये कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। तो ये सवाल बना लो आप कि पाषाण काल में राजस्थान की स्थिति या फिर प्रागैतिहासिक राजस्थान की बोल दो, क्योंकि जो मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था उसको पाषाण काल कहते थे, क्योंकि यहाँ पत्थर का प्रयोग करता था, मनुष्य के द्वारा जनरली पत्थर का प्रयोग किया जाता था, पाषाण पत्थर कोई बोलते हैं ना। इसे 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। अगर ये आ जाए दोस्तों कि प्रागैतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान की क्या स्थिति थी, उसका विवरण दीजिए, मान लो 10 नंबर का आपका सवाल आ गया तो आप कैसे लिखेंगे इसको, स्टार्टिंग में तो लिख देना, ये बोला, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सरस्वती नदियों का स्थल स्थान होने के कारण राजस्थान में प्राचीन काल में मानव सभ्यता के उद्भव विकास के लिए उपयुक्त स्थिति थी। और राजस्थान में भी ना प्रागैतिहासिक काल है, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, उसको 3 में बांट देना आप लोग। पहला बांट देना पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, चाहे थोड़ी थोड़ी आपके पास जानकारी हो काम चल जाएगा। 10 नंबर में 100 वर्ड्स में लिखने कितने होते हैं, वो थोड़ा होता है। तीसरा लिख देना नवपाषाण काल, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा आपको, राजस्थान में ये नदियाँ थी, इस वजह से पूरी तरह से नदी घाटियों के किनारे होने के कारण यहाँ सभ्यता के विकास की प्रचुर संभावना थी। लिख दिया, यहाँ फिर 1 नंबर का रखो, यहाँ लिखो, इसको लिखो पूर्व, ये मैं RS मेंस के लिए बता रही हूँ, पूर्व पाषाण काल लिख दिया ऐसे। इसको बना दो ऐसे, अलग पेन से करना, ठीक है। अलग से अगर टाइम ना मिले तो वो ही पेन है, पर उसमें बॉक्स में बना देना। यहाँ इसको पूरा लिख दो, हम पढ़ेंगे अभी। सेकंड लिख दो मध्य पाषाण काल, इसको कर दो
थर्ड लिख दो, नव पाषाण काल, इसको कर दो। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा कंक्लूजन कर दो। ये देख लो, आपका पूरा 10 नंबर का सवाल बन गया और इसमें से 10 में से 10 मार्क्स देगा एग्जामिनर। बिकॉज बीच वाली चीज़ें बहुत कम देखता है एग्जामिनर। देखता है कि हाँ कोर पॉइंट है, वो हो रहा है, तीनों अच्छे से, पहले इसने इंट्रोडक्शन भी अच्छा दे दिया, तीनों दे दिए, लास्ट में कंक्लूजन भी दे दिया। तो हर चीज़ को, जो भी सवाल की डिमांड हो वो उसमें पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलते हैं पूर्व पाषाण काल पढ़ते हैं। पूर्व पाषाण काल क्या है दोस्तों? राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में वे उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के, उस टाइम पाषाण काल हम बात कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? विभिन्न प्रकार के पाषाण मिलेंगे। पाषाण कौन कौन से? क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है, क्योंकि जो भी उपकरण बने हुए थे ना वो भी पाषाण के बने हुए थे, तो उसे पता चलता है कि ये पाषाण कालीन है। कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये आ गया पॉइंट आपका प्रीलिम्स का। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से, कौन सा स्थान? जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। अब देखो दोस्तों, सवाल क्या बन गया आपका? 3 सवाल बनते हैं इसमें। 1870 C.A. हैकेट और आपका स्थान जयपुर और इंद्रगढ़। तो सर्वप्रथम ऐसे बता दो, पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार किसने खोज निकाली? तो आपको 4 दे देंगे, C.A. हैकेट दे देंगे, आपको सट्टनकार दे देंगे, वीरेंद्रनाथ मिश्र दे देंगे, विजय कुमार या हरीशचंद्र मिश्रा, कोई भी शब्द दे देंगे। पर आपको ध्यान रखना है C.A. हैकेट। क्या? C.A. हैकेट। अब ये सवाल नंबर 1 बन गया। दूसरा बन गया आपका कि सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी, उसकी खोज कब हुई थी? तो वो साल है आपका 1870 ईस्वी। तीसरा सवाल आपका 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी, वो स्थान कौन सा था? तो जयपुर और इंद्रगढ़। ओके, ये आपके 3 सवाल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूर्व पाषाण काल में बन गए। कुछ समय बाद सट्टनकार ने झालावाड़ से, याद रखना दोस्तों, कहाँ से? झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। तो ये सवाल ऐसे बनेगा कि राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन जो हस्त कुठार थे या और अन्य उपकरण थे, वो सट्टनकार ने निम्न में किस जगह से खोज निकाले? तो झालावाड़ से। या उल्टा हो जाएगा कि निम्न झालावाड़ से पूर्व पाषाणकालीन जो उपकरण खोजे थे वो खोजकर्ता कौन थे? तो वो कौन होगा? आपका सट्टनकार होगा। ठीक है। इसके बाद हुई योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, सबको पता है, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्न से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर आदि पालीटोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास, सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर से इस युग के उपकरणों खोज का श्रेय, आ गया आपका सवाल। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? B. आल्विन को। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। ये आपके काम की बिल्कुल चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ से लगा के और ये पॉइंट तक बिल्कुल कुछ भी काम की नहीं है। सिर्फ ये जालौर से इस युग के उपकरण यानी पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज निम्न में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए B. आल्विन। B. आल्विन ने कहा कि जालौर में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजे। सट्टनकार ने कहाँ खोज की? सट्टनकार ने झालावाड़। और सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन जो हस्त कुठार है उसकी खोज किसने की? सर्वप्रथम वो की थी C.A. हैकेट। और 1870 में की थी
जयपुर और इंद्रगढ़। ये हो गया पूर्व पाषाण काल से। प्रीलिम्स के लिए आपके जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ यही बन सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में यही दिए हुए हैं। बाकी हो सकता है और सारे गाइड है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हो, एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज कुछ खोज दी हुई हो, पर कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में खाली आएगी ये चीज़ें, क्योंकि एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करते हैं वो एक ऑथेंटिक जो सोर्स होता है उसी से पेपर सेट होता है। तो वो सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है वो है आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब। ओके, देखो मध्य पाषाण काल मानव सभ्यता कर्मिक विकास की कहानी। दूसरी कड़ी कौन होगी आपकी? मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये पूरा कर लेती हूँ मैं 1 मिनट। ओके, सेकंड कौन सा आ गया आपका? हम लोग पूर्व पाषाण काल पढ़ चुके हैं। अब सेकंड कौन सा? अरे पाषाण काल, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आया अपना मध्य पाषाण काल। तो दूसरा जो पाषाण काल का दूसरा जो चरण है उसको प्रागैतिहासिक काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेडस नदी, विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ 3 जगह से मिले हैं, एक तो लूनी बेसिन में, एक चंबल बेसिन में और एक आपके विराटनगर में, बेडस बेसिन में, सॉरी बेडस नदी घाटी में और लूनी बेसिन में, और तीसरा विराटनगर में। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियल, कार्डजाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेशनेट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहते हैं। देखो 3 इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं इनमें से। सबसे इम्पोर्टेंट, निम्न में से मध्य पाषाण काल के जो भी उपकरण बने थे उनमें किन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, या कौन से पत्थर, 3 ये दे देंगे या कौन सा नहीं है, 3 पत्थर ये दे देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे। तो ये पत्थर आपको याद रखने जरूरी है। ये उपकरण जो भी बने उपकरण वो एक तो जेस्पर पत्थर का प्रयोग हुआ है, एगेट का हुआ है, चर्ट का हुआ है, कार्नेलियन हुआ है और क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी, इन पाषाणों से बने हुए थे। ये अगर आप मेंस में लिखो, जैसे अभी मैंने बनाया था पूरा, उसमें सेकंड में ये लिख दो कि इसमें जो भी उपकरण छोटे हल्के कुशलता से निर्मित जो उपकरण थे उसमें कुछ कुछ जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन आदि पत्थरों से बने हुए थे। तो बहुत इफेक्टिव से हो जाएगा आपका आंसर। और ये उपकरण इन पत्थरों से बने थे तो कौन कौन से थे? ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रंचेट, ट्रेपेज, स्क्रैपर और पॉइंटर। देखो दोस्तों ये याद रहने बहुत जरूरी है आपके। निम्न में से ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि जो उपकरण है ये कौन से काल से संबंधित है? तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या धातु युग कोई भी लगा देंगे, कांस्य युग लगा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये मध्य पाषाण कालीन उपकरण है। या इनमें से कुछ दे देंगे, निम्न में से कौन सा है जो मध्य पाषाण कालीन उपकरण है? 3 दे दिए, चौथा कुछ और दे दिया तो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ये सबके नाम याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहते हैं। अब आपके आ गया 2 नंबर का सवाल मेंस में या प्रीलिम्स में भी आ गया कि पत्थर के बने जो छोटे उपकरण होते थे उनको निम्न में से क्या कहा जाता था? तो आपको बताना चाहिए माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। अब आ गया तीसरा उत्तर पाषाण काल, जिसको बोलते हैं नवपाषाण काल भी। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के, यानी ये बाड़मेर में क्षेत्र है, तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये आ गया दोस्तों आपका सवाल कि निम्न में किन स्थानों से नवपाषाण, राजस्थान के निम्न में किन स्थानों से नवपाषाणकालीन सभ्यताएं वो स्थल थे। तो राजस्थान के नवपाषाणकालीन स्थल निम्न में से कौन से हैं? तो एक लगा देगा आपका भीलवाड़ा का बागोर, दूसरा आपका लगा देगा तिलवाड़ा बाड़मेर, और तीसरा कुछ और जैसलमेर क्षेत्र, या फिर अभी भी पड़ गया है वो घाटी इंद्रगढ़ और जयपुर का क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में 2 स्थान है जो नवपाषाणकालीन स्थल है, याद कर लो पक्के से, भीलवाड़ा,
का बागोर क्षेत्र, जहाँ कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और दूसरा बाड़मेर या मारवाड़ के दो उसका तिलवाड़ा क्षेत्र। ये सिर्फ 2 स्थान हैं जहाँ से राजस्थान की नवपाषाणकालीन सभ्यताएं वो स्थल है दोनों, ठीक है। तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उस मेंस में बस ये लिख देना कि अन्य भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान है, उससे विशेष जो अपना नवपाषाणकालीन उपकरण है वे विशेष रूप से मिले हैं, बस, या इस सभ्यता के अवशेष मिले। तो ये हो गया आपका पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो राजस्थान में जो पाषाणकालीन जो प्रागैतिहासिक स्थल के दो या पाषाणकालीन स्थल के दो उनका विवरण दीजिए। तो आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इतना इनफ है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। अगला पॉइंट आ गया दोस्तों आपके लिए, राजस्थान में धातु युग। राजस्थान में धातु काल आ गया। राजस्थान में धातुकाल, धातुकाल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी तक तो हम पाषाण से काम चला रहे थे भी, नवपाषाण काल, अपना पूर्व पाषाण काल, फिर उसके बाद आ गया आपका मध्य पाषाण काल, फिर आ गया नवपाषाण काल। वो उसमें तो क्या है, पत्थर का प्रयोग होता था, जो सभ्यता थी उसमें पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ आ गई धातु। धातु बोले तो जैसे कांस्य का प्रयोग हो गया, तांबे का प्रयोग हो गया, ये इन धातुओं का प्रयोग होने लगा। तो वो राजस्थान में धातु काल निम्न में कौन सा था, लोह का प्रयोग हो गया। तो राजस्थान में सभ्यता कांस्य युगीन, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, लोह युगीन सब काल था, वो निम्न था। देखो ताम्र पाषाण काल, ताम्र कांस्य काल हो गया पहला आपका, ये भी आ जाए ना। राजस्थान में धातु काल है, उसका विवरण दीजिए कुछ भी। तो पहला ताम्र पाषाण काल लगा दो, दूसरा लोह काल लगा दो, तीसरा कांस्य काल लगा दो, ठीक है। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीनतम स्थल, दोस्तों बिल्कुल याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीनतम स्थलों में नंबर 1 है गणेश्वर, जिसमें तो 99% जो भी उपकरण मिले उसमें 99% तांबा मिला है। दूसरा आपका कालीबंगा हनुमानगढ़, वैसे तो ये हड़प्पाकालीन स्थल है, प्राक हड़प्पाकालीन हो गया, तो ये हो गया आपका कांस्य ताम्रकालीन ही हो गया। गिलुंड राजसमंद, आहड़ व जाडोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर का क्षेत्र है, साबलिया व पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा केड़ा डोत व चिथवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहुली स्वयंवदपुर, मलाहे भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसमें से सवाल कैसे आता है, सवालों का ट्रेंड ये रहता है कि निम्न में कौन सा स्थल है वो सुमेलित नहीं है, तो आपको दे देंगे गणेश्वर, कौन से ताम्रकालीन हो सकता है ये बना दे, कौन सा राजस्थान के ताम्रकालीन कौन से स्थल है जिसमें निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गणेश्वर सीकर, बिल्कुल सही है भाई ये। दूसरा आपको दे दिया, कोई भी उठा लो यहाँ से, जैसे गिलुंड राजसमंद, राजसमंद, तीसरा मलाहा ये दे देगा आपको धौलपुर, चौथा आपका गिलुंड लिख दिया, और कुराड़ा वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है जो राजस्थान का ताम्रकालीन स्थल है, नागौर। अब दोस्तों आपको बताएं सब स्थल आपको ताम्र पाषाणकालीन याद होंगे, तो भाई मलाह है, फटाक से लगा दो कि ये भाई सुमेलित नहीं है क्योंकि ये धौलपुर नहीं है, ये तो भरतपुर का स्थल है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, तो यहाँ लगा देना भरतपुर। ये सवाल आती है प्रीलिम्स में से आते हैं, या निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल नहीं है, 3 आप इसमें से दे रखा है, ये सब स्थल दे देंगे, एक कुछ और है जो वो लोहाकालीन स्थल दे देंगे, जैसे नोआ भरतपुर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि नोआ भरतपुर है वो तो लोहाकालीन स्थल है, ठीक है, क्लियर। ये हो गया ताम्र पाषाण काल। दूसरा है आपका लोह काल, ताम्र और कांस्य काल के बाद ताम्र पाषाण आ गया और कांस्य काल, इसके बाद लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को बदल दिया। राजस्थान में नौहे,
भरतपुर में है दोस्तों, जोधपुरा जयपुर में है दोस्तों, सुनारी झुंझुनू में है, रेड टोंक में है। आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय अनेक हथियार उपकरण मिले हैं। चारों स्थल जो लोहा कालीन है आपके ऐसे सोच लो, याद होने चाहिए 1 2 3 4। कौन से? देखो, नोहे भरतपुर में लोहा कालीन स्थल, जोधपुरा जयपुर लोहा कालीन स्थल, सुनारी झुंझुनू लोहा कालीन स्थल, रेड टोंक आदि स्थानों से ये चारों स्थल आपके लोहा कालीन स्थल हैं। ओके, अब अलग अलग पढ़ेंगे। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सवाल आ गया आपका कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थल है जो जहाँ से लोहे के अवशेष मिले हैं वो भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं? तो वो है दोस्तों नोहे। जोधपुरा जो जयपुर में है, सुनारी जो झुंझुनू में है, से लोहे के गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। तो निम्न में से कौन से स्थल है जहाँ से लोहे के गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं? तो वह जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू। ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। रेड वो तो लोहा सामग्री की प्रचुरता थी, इतना ज़्यादा प्रचुरता थी कि प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी जाती है। तो निम्न में कौन सा लोहा कालीन स्थल राजस्थान का है जिसको प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? तो 4 दे देंगे आपको, लोहा कालीन स्थल दे देंगे, सुनारी झुंझुनू, विराटनगर जयपुर और ये नोहे भरतपुर और रेड टोंक। तो आपको राइट आंसर क्या करना है? टी, रेड टोंक का स्थल है। लोहे काल के बाद भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृत बाण संस्कृति पेंटेड ग्रेवियर PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले देखते हैं। इस संस्कृति के अवशेष मिले दोस्तों जोधपुर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोहे भरतपुर आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद भारतीय इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास को भी खत्म हो गया भाई। अब ऐतिहासिक युग आरंभ हो गया अपना। ऐतिहासिक युग बोले तो जिसके लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध है। ठीक है, आज हमने प्राक युग आद्य युग पढ़ लिया। अब हम अगला चैप्टर करेंगे ऐतिहासिक युग। तो ये सवाल देखो, लोहा काल के बाद कौन सा हुआ राजस्थान में? ये सवाल बनेगा आपका PGW के चित्रित मृदभांड बोल दो या सिंपल ये बोल दो कि जो चित्रित मृदभांड संस्कृति है, हिंदी करो तो चित्रित मृदभांड संस्कृति के अवशेष निम्न में से राजस्थान के कौन से स्थल से मिले हैं? तो याद होना चाहिए विराटनगर जयपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और नोए भरतपुर 4 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, विराटनगर नंबर 1, जोधपुरा 2 और नोहे भरतपुर लगाने की जरूरत नहीं, और चौथा दे दिया बच्चों आपको नोहे और सोनारी। अब इसमें से दे देंगे आपको केवल एक, ए ऑप्शन, बी बना दिया आपका 1 एवं 2, सी कर दिया आपका 1 2 3 और डी कर दिया उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, फिर आगे कौन कौन सा इतिहास रहा है राजस्थान का, गोइल वंश जो भी है वो सब उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे उसके बारे में। चलो दोस्तों, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी जब तक राजस्थान का आर्ट कल्चर और इतिहास आपका कंप्लीट ना हो जाए। तो इसके अलावा पहल अकेडमी पे फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज GS की चल रही है, अदर बहुत सारे कोर्सेज है वो भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए उनसे भी उनका लाभ लेना है तो आप पहल अकेडमी ऐप है जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।